तो वीआरटी के दो मेथड्स हैं, एक मैप बेस्ड और एक सेंसर बेस्ड। मैप बेस्ड में क्या होता है कि उस एरिया का जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल मैप है, उसकी इंफॉर्मेशन उस मशीन को रहती है, और उस मैप पे या उस नक्शे के हिसाब से वो लोकेट करके और उसके हिसाब से वो मशीन को यूज करता है। तो जहाँ जीआईएस अगर पूरा ढंग से नहीं किया हुआ है, तो आप पर्टिकुलर एरिया के लिए डेटा वहां उस मशीन में फीड करके उस एरिया के हिसाब से उसका मैप बना के और इस मशीन को यूज करते हैं। दूसरा होता है सेंसर बेस्ड। इसमें क्या होता है कि जो फील्ड है या जो फार्म है उसके अंदर डिफरेंट सेंसर्स लगे रहते हैं, वो टेम्परेचर भी नोट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी, मॉइस्चर भी नोट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ स्टेज भी नोट करते हैं, और उसके हिसाब से वीड्स की ग्रोथ या इनसाइड रोडेंट्स की ग्रोथ, वो सब ग्रोथ नोट करते रहते हैं, और उसके हिसाब से वो डेटा सप्लाई करते रहते हैं मशीन को, तो वो डिसाइड करती है। तो मैप बेस्ड यानी पहले से हमने उसकी जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन उस एरिया की ले रखी है, उसके बेसिस पे वो वीआरए काम करेगी। यानी हम उसको पहले से सब डेटा दे रखा है कि यहाँ पे सॉइल की कंडीशन, सॉइल की हेल्थ ये है, फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट ये है, मॉइस्चर कंटेंट ये है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये है, ये सब पहले से इंफॉर्मेशन उसमें फीड कर दी जाती है। उसके बाद वो मशीन डिसाइड करती है कि किस पर्टिकुलर पैच में कितना हमारे को फर्टिलाइजर या कितना वाटर या कितना पेस्टिसाइड या कितना वीडीसाइड अप्लाई करना है। और दूसरा जो सिस्टम जैसा इसमें लिखा है सेंसर बेस्ड, तो वो उसमें रियल टाइम में नोट करता रहता है कि अभी जैसे अगर वो 8-10 दिन से रेंज नहीं हो रही है, तो वाटर जो लेवल है या मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉइल का वो कम होगा, तो उसके बेसिस पे वो वाटर मतलब इरिगेशन फैसिलिटी यूज करनी या नहीं करनी वो सजेस्ट कर देगा कि आज यूज करनी है या 3 दिन और निकाल सकते हैं। ये सब डेटा वो देता रहेगा, तो हम टाइमली उसको प्लांट को वाटर सप्लाई कर पाएंगे। सेम इज द केस विथ पेस्टिसाइड। जो पेस्टिसाइड जो प्लांट में डिजीज या प्लांट में जो इंसेक्ट या जो भी वीड्स वगैरह की ग्रोथ है, उसके बेसिस पे वो आपको अलाउ करेगा कि कोई पर्टिकुलर वीडीसाइड या पेस्टिसाइड यूज करना है या नहीं करना है। अब इसको थोड़ा इसने एलोबरेट कर रखा है मैप बेस्ड वीआरए। द एप्लीकेशन फॉलोज ए मैप टिपिकली कॉल्ड ए प्रिस्क्रिप्शन मैप बेस्ड ऑन जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें मैप के पहले कोऑर्डिनेट्स जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको हम आजकल रोड्स और इसमें ट्रांसपोर्ट में हम यूज ही कर रहे हैं, उसी तरीके से हर फील्ड का भी ये इजीली अवेलेबल होता है। तो उसमें वो लोकेट कर देते हैं कि ये इस लोकेशंस के बीच में है। अगर आपने थोड़ा सा इसमें जाए ज्योग्राफी में, तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जिसको कहते हैं, यानी ग्लोब के ऊपर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो डेटा होते हैं, दो एक्स और वाई एक्सिस जिस तरह से होते हैं उस तरीके से दो डेटा होता है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। उनकी रीडिंग के हिसाब से पूरी दुनिया में हम कहीं भी पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं। तो वो डेटा इसमें जो उसके लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड स्टार्टिंग के और एंड के उसमें फीड कर दिए जाते हैं, तो वो उस एरिया का मैप उसमें नजर आने लगता है, और फिर उसमें कहाँ क्या करना है वो उसके हिसाब से डिसाइड करता है। इन ए मैप बेस्ड वीआरए सिस्टम एंड एग्रोनॉमिस्ट क्रिएट द प्रिस्क्रिप्शन मैप। तो सबसे पहली हेल्प कौन करेगा? एग्रोनॉमिस्ट। एग्रोनॉमिस्ट क्या डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो सॉइल हेल्थ है उसके हिसाब से उसमें नाइट्रोजन कितना चाहिए, या पोटेशियम चाहिए, या जिप्सम चाहिए, या और किसी न्यूट्रिएंट की कमी है जो, या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, या वहाँ पे साल्ट की प्रॉब्लम है, जो भी है, अगर हमको जिप्सम ऐड करना है, या पानी में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी ज़्यादा ज़्यादा एसिड है या ज़्यादा अल्कलाइन है, ये सब प्रॉब्लम्स पहले से एग्रोनॉमिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन मैप में भर देगा, और उसके हिसाब से, तो उस प्रिस्क्रिप्शन मैप के हिसाब से फिर वो एक प्रोग्राम बनाएगा जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं, और वो उसके फार्मर डेटा सिस्टम में आ जाएगी, या फार्मर के फील्ड से रिलेटेड मशीन में वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन मैप बना दिया है, ये मैप ही देन ये जो हमारी मशीन है, जो वेरिएबल रेट वाली जो मशीन है, जो भी मशीन है, चाहे वो सीडिंग मशीन है, सोइंग मशीन है, या प्लांटिंग मशीन है, ट्रांसप्लांटिंग मशीन है, या कोई स्प्रेयर है, या कोई डस्टर है, या वाटर इरिगेशन के लिए ड्रिप है, या स्प्रिंकलर है, या फ्लडिंग मेथड है, जो भी मेथड है, वो सब पहले से उसमें प्रिस्क्राइब्ड रहेगा, पहले से डिसाइडेड रहेगा कि ये करना है। तो अब उसमें क्या होगा कि जैसे उसने 10 डेज उसने रिकमेंड किया है इरिगेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर 10 डेज बाद इसने इरिगेशन रिकमेंड किया है, तो ये आफ्टर 10 डेज इरिगेशन दे देगा उसमें, चाहे बारिश आई हो या नहीं आई हो।
तो अगर बारिश आ गई है या रेनफॉल हो गया है तब तो उसका यूज नहीं है, तो ये मैप वाला नहीं कर पाएगा। ये जो पहले से डिजाइन प्रोग्राम है उसी पे चलेगा। तो नॉर्मली ये सीडर में मतलब सोइंग जब हम करते हैं स्प्रेयर में, और जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है उसमें ये मैप बेस्ड सिस्टम काम लिया जाता है, क्योंकि इसमें हमें पहले से मालूम था अभी नो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट कि कितना उसमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, कितना उसमें सीड की जरूरत पड़ेगी, या कितना पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड की जरूरत पड़ेगी, ये हम पहले से जानते हैं। और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये चेंज नहीं होगा। यानी एक क्रॉप की रेजिंग में ये सब जो डेटा उसने दिए हैं वो दे विल होल्ड गुड, और उसके कारण कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो हम उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा जो है सेंसर बेस्ड। अब उसमें क्या होता है, जैसे इरिगेशन वाटर वाली बात है, तो उसमें जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इफ रेनफॉल कम्स तो देन द नीड ऑफ इरिगेशन इज नॉट देयर। लेकिन अगर हमने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, अगर वो मैप बेस्ड है, तो उसमें अगर 10th डे या 15th डे या जो भी 20th डे हमने इरिगेशन का साइकिल उसमें कर रखा है तो वो स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर सेंसर बेस्ड है तो वो ग्राउंड कंडीशन देखेगा, वो मॉइस्चर कंटेंट की रीडिंग्स लेगा, और वो मॉइस्चर कंटेंट अगर उसकी विल्टिंग पॉइंट या वहां तक जा रहा है या क्रॉप को कोई नुकसान होने वाला है, तभी वो सजेस्ट करेगा इरिगेशन के लिए। और वो सेंसर बेस्ड सिस्टम जो अपना क्लाइमेट का या जो वेदर का जो प्रेडिक्शन सिस्टम होता है उससे भी कोलैबोरेट कर लेता है। और अगर इसको लगता है कि 1 या 2 दिन में रेनफॉल इज शेड्यूल टू कम या इतना आ जाएगी, तो उसके हिसाब से अभी अपने आप को, तो सेंसर बेस्ड थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये इरिगेशन वगैरह के लिए ज़्यादा सुटेबल है। अब ये वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या फर्टिलाइजर जो है, वीआरएफ सिस्टम अलाउज ग्रोअर्स टू वेरी द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अप्लाइड थ्रू अ फील्ड रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक सोइल कंडीशन एंड क्रॉप नीड्स। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्रॉप की नीड है, जो फील्ड की नीड है, उसके हिसाब से वेरिएबल फर्टिलाइजर अप्लाई करेगा। तो जो आजकल नॉर्मली प्रॉब्लम पंजाब हरियाणा में ज़्यादा आ रही, जो एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन के कारण हो रही है, और कई जगह वो फर्टिलाइजेशन के कारण इवन जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी खो रही है, या और कई तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है एक्सेसिव फर्टिलाइजर के यूज से, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि ये वेरिएबल रेट है, तो जहाँ पे 10 ग्राम्स की जरूरत है 10 ग्राम से देगा, और जहाँ 100 ग्राम की जरूरत है 100 ग्राम से देगा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं करेगा। तो वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर, वाइल वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। वैसे मोस्टली हम लोग यूज भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही करते हैं, तो उसमें ज़्यादा ये यूज में आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा चेंज करके कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जो, या ट्रेस एलिमेंट्स हो, जो भी आपको अप्लाई करना है, जो इसमें आप जो प्रिस्क्रिप्शन देंगे, एग्रोनॉमिस्ट जो रेट बताएगा उसके हिसाब से ये एडजस्ट कर देगा। जैसे एक डॉक्टर बताता है कि हमको विटामिन लेना है या प्रोटीन लेना है या एंटीबायोटिक लेना है, तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे लिख दिया उसके हिसाब से हमारे को ड्रग्स देता है, और उसके हिसाब से हम ट्वाइस ए डे और थ्राइस ए डे और वंस ए वीक जो भी है वो प्रिस्क्राइब किया उस फॉर्मेट में हम लेते हैं। तो उसी तरीके से ये वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर एप्लीकेटर, ये भी जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस हिसाब से वो अप्लाई कर पाएगा। अब किसान को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ फर्टिलाइजर ज्यादा आ रहा है, कहाँ फर्टिलाइजर कम आ रहा है। अच्छा, इसमें ये है कि हम चाहें तो जो फर्टिलाइजर जिस भी फॉर्मेट में, अगर लिक्विड फॉर्मेट में है या ग्रेनुलर फॉर्मेट में है या पाउडर फॉर्मेट में है, सबके लिए ये मशीन्स अवेलेबल हैं। वो रेट उस हिसाब से फिक्स कर लेगा जो उसने प्रिस्क्रिप्शन में दी है कि इतनी रेट अप्लाई करनी है, और इस पेज पे या इस फील्ड पे या इस फील्ड के इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, यानी इस ग्राउंड पॉइंट और इस ग्राउंड पॉइंट के बीच में ये परफेक्टली कर लेगा ये। इसी तरह वेरिएबल रेट सीडिंग, नॉर्मली हम यूनिफॉर्म सीडिंग को ही प्रीफर करते हैं, लेकिन वेरिएबल रेट की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आपकी जो क्रॉप की सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो अगर ज़्यादा फर्टाइल है, तो वहाँ थोड़ी सी हम और बेटर टिल्थ अच्छी है तो हम वहाँ थोड़ा सा प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रख सकते हैं, और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इसके मुकाबले में जो नियर बाई जो लैंड है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, या जहाँ पानी इतना रहता नहीं है, या अदरवाइज वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में या उसमें कम है, तो वहाँ हम थोड़ा सा उसमें सीड को थोड़ा डिस्टेंस पे या थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी, यानी आप अभी जो फार्मर के पास मशीन्स अवेलेबल है, चाहे सीड ड्रिल हो या प्लांटर हो,
हमने जो मशीन में एक बार डिजाइन कर दिया उसी रेट, तो जैसे रो टू रो डिस्टेंस मान लो 60 सेंटीमीटर रखनी इमेज में तो वो 60 ही रखेगा, और प्लांट टू प्लांट 20-25 जो भी रखनी तो वही रखेगा, वो बीच में चेंज नहीं होती। लेकिन ये जो वेरिएबल रेट सीडिंग आएगी तो ये देखेगा, जहां देखेगा कि फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है और वहां अगर डेंस पॉपुलेशन दी जा सकती थी, वहां डेंस पॉपुलेशन दे देगा। फिर जहां देखेगा कि यहाँ पानी मुश्किल से लगता है या दूसरी प्रॉब्लम से और इतना न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाएगा, तो ये वो क्रॉप की जो या सीड की स्पेसिंग वो बढ़ा देगा। दिस अलाउज ग्रोवर्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्लैट रेट सेटिंग। जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उसको हम फ्लैट रेट कहते हैं, यानी एक बार जो हमने सेट कर दिया पूरे फील्ड में, या वो मशीन की सेटिंग जब तक हम चेंज नहीं करेंगे। आप लोग सीड ड्रिल वगैरह यूज करते हैं तो आपको मालूम ही है कि जैसे वीट में हम 110 केजी पर हेक्टेयर नॉर्मली या 120 केजी पर हेक्टेयर का सीड रेट रखते हैं, तो फ्लैट होती पूरे फील्ड में, चाहे वो उसमें आधा फील्ड सैंडी सॉइल हो, आधा क्लेई हो, कैसा भी हो, तो वो यूनिफॉर्मली शो कर देगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि ग्राउंड कंडीशन क्या है। तो उसमें जहां पे प्लांट्स फिर जिसमें हमें प्रॉब्लम आती, कहीं थिनिंग करनी पड़ती है, कहीं प्लांट पॉपुलेशन कम रह गई तो रीसोइंग करनी पड़ती है, ये सब प्रॉब्लम्स ये वाइप आउट हो जाएगी या यहाँ हट जाएगी। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये पहले से ही डिसाइड कर लेगा कि यहाँ रो टू रो 60 सेंटीमीटर रखना है, प्लांट टू प्लांट 25 रखना है। ये पैच जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ रो टू रो हमें 60 रखना है, प्लांट टू प्लांट 15 रखना है, जो भी ये डिसाइड कर लेगा पहले से। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमें कितना फायदा होगा, सीड बचेगा और प्लांट की ग्रोथ यूनिफॉर्म और अच्छी होगी। तो दोनों ही चीजें हमारे फेवर में है, जो कि ये वेरिएबल रेट सीडिंग्स हो जाएगी। तो फर्टिलाइजर में और सोइंग में दोनों में हम इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा, फॉर इंस्टेंट ए पोर्शन ऑफ फील्ड विद हाई क्लास सॉइल amenable to high yielding crop production can support a high plant density। तो जो मैं अभी बोल ही रहा था कि ऐसा फील्ड जिसकी कंपेरेटिवली बेटर सॉइल जिसकी है, या जिसको हम कहते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज में कि अच्छा फील्ड है, तो वहाँ थोड़ी सी अगर हमको सीड रेट ज्यादा चाहिए तो वो वहाँ सीड रेट या प्लांट डेंसिटी बढ़ा देगा। और फिर जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ पानी की प्रॉब्लम रहेगी, या पानी भरता है, या और कोई रीजन है जिसके कारण इतनी प्लांट डेंसिटी नहीं रह सकती, या फर्टिलाइजर या इसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की इतनी नहीं है, तो वहाँ ये कम कर देगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि इससे कितना फायदा होने वाला है। एक तो प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ होगी, जैसा हम चाहिए वैसी ग्रोथ। दूसरा, अननेसेसरी सीड की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये फायदे वेरिएबल रेट सीडिंग के होंगे। तो ये इसने इसी पॉइंट को एम्फेसाइज किया है कि जहां पे फर्टिलिटी अच्छी है वहां पे सीड रेट ज्यादा रखनी है तो हम ज्यादा रख पाएंगे वहां पे, और जहां पे फर्टिलिटी अच्छी नहीं है या एग्रीकल्चर लैंड में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वहां हम थोड़ी उसको कम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प है। अगर हम फील्ड में जाके सोचें तो एक फार्मर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस यूज कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सब डिसाइड करना, प्लांट टू प्लांट या फील्ड टू फील्ड की। थोड़ा ठीक है, पूरे फील्ड के लेवल पर डिसाइड कर सकता है या उसके एक या दो बड़े सब सेक्शन के लेवल पर डिसाइड कर सकता है, लेकिन प्लांट टू प्लांट लेवल या 10 मीटर 5 मीटर इधर उधर इतना डिसाइड करना फार्मर के लेवल पे मशीनों में पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल मशीनों में ये जो काम कर सकती है, ये जो नई मशीन है वीआरटी मशीन है वही कर सकती है। इधर है वेरिएबल रेट वीट कंट्रोल। अब वीट की जो ग्रोथ है या पॉपुलेशन है उस पर एज सच हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंडीशन फेवरेबल होती है तो उसमें बहुत ज्यादा वीट्स की ग्रोथ हो जाती है, और कंडीशन फेवरेबल नहीं होती किसी भी कारण से तो वीट की ग्रोथ कम होती है। लेकिन अगर हम फ्लैट रेट से ही हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं तो जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्लांट में जो इसका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है हर्बिसाइड्स का, इसीलिए हम लोग जैसे फ्रेश फ्रूट्स है फ्रेश वेजिटेबल्स है उसको यूज करते टाइम कई बार हमें सोचना पड़ता है कि इतना इसमें इसको ठीक से धोएं, नहीं तो ये जो केमिकल्स इसमें आ रहे हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेंगे। तो जहां जितना चाहिए, अगर वही जहां अगर आपको लग रहा है कि यहाँ हर्बिसाइड की रिक्वायरमेंट कम है या वीट की ग्रोथ कम है, तो बेटर है हम कम हर्बिसाइड यूज करें इस पर्टिकुलर रो में, इस पर्टिकुलर लाइन में, या इन 10 प्लांट्स के आसपास जो भी है। तो इतना प्रिसाइज हो सकता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारा हर्बिसाइड भी बचेगा, और जहां ज्यादा जरूरत है तो वहां वो ज्यादा अप्लाई करेगा, तो वहां वीड्स की ग्रोथ को भी वो कंट्रोल करेगा। तो दोनों मतलब बहुत वे फायदा ही फायदा है कि जहां जरूरत नहीं है तो कॉस्ट बचाएगा, और जहां ज्यादा जरूरत है तो वो उसको यूज करेगा। तो हमारे जो क्रॉप प्लांट है या जो हमारा रिक्वायर्ड प्लांट है डिजायर्ड प्लांट है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका।
तो ये वेरिएबल रेट वीट कंट्रोल करने से क्या होता है, दिस सेव फार्मर्स मनी बाय रिड्यूसिंग द ओवरऑल अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड अप्लाइड, क्योंकि जहां जरूरत नहीं वहां हम डालेंगे तो वो सॉइल में अननेसेसरी पड़ा रहेगा या अननेसेसरी प्लांट पे पड़ा रहेगा, और या फिर ह्यूमन बॉडी में कंज्यूम करेंगे उस टाइम यूज होगा, तो वो सब ये अवॉइड करता है। अब जब हम वीट कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए जो वीडिसाइड या हर्बिसाइड यूज करते हैं, तो नॉर्मली वो प्री इमर्जेंट एप्लीकेशन होता है। तो उसमें मेप बेस्ड वीआर सिस्टम यूज किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले बताया था मेप बेस्ड और सेंसर बेस्ड। तो मेप बेस्ड का मतलब है उस एरिया का पहले से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक मैप बनाया हुआ है जो उस एरिया की पूरी हिस्ट्री जानता है और उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं उसके बेस पे डॉक्टर हमारी पूरी बॉडी की हिस्ट्री ध्यान रखता है और उसके हिसाब से हमारे को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम करता है। और इसमें वो हिस्टोरिकल डेटा भी देखता है कि लास्ट ईयर, लास्ट क्रॉप में या लास्ट सीजन में या 2 साल पहले या 5 साल पहले कितना वीड्स था और उसके लिए कितना हमारे को किस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ा, वो सब डेटा ये ध्यान रखता है। एक बार जब बीट्स निकल चुके हैं, जैसे गेहूं वगैरह में एक बार बीट्स आ गए हैं, तो पोस्ट इमर्जेंट वेरिएबल बीट कंट्रोल इज एबल, इसमें है रिमोट सेंसिंग डेटा चाहिए। तो ये क्योंकि वेब बेस्ड ये नहीं हो पाएगा, ये प्लांट की या वीट जो प्लांट्स हैं या वीट्स हैं उनकी ग्रोथ कैसी है वो वहां से ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया सेंसर्स होते हैं, या तो सेंसर्स या फिर उसका जो थर्मल इमेजिंग कह सकते हैं या रिमोट सेंसिंग, हम उसके डेटा लेने पड़ेंगे। और उसके बाद हम ये जो जितना अप्लाई करना है वीट कंट्रोल के लिए, हर्बिसाइड या वीडीसाइड या और भी फंजीसाइड जो भी, वो डिसीजन हम बाद में ले सकते हैं। उसके लिए रियल टाइम का मतलब जब ये एक्चुअल में ग्रोथ हो रही है उसकी एक्चुअल डेटा चाहिए। ये मैप बेस्ड पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैप तो ट्रेडिशनल या हिस्ट्री बता रहा है, लेकिन आज जो अभी फील्ड में हो रहा है वो हिस्ट्री नहीं बता पाएगी। वो तो रियल टाइम जो सेंसर्स हैं वही बता पाएंगे। तो वो रिमोट सेंसिंग है, यानी सैटेलाइट के थ्रू या जो भी जिससे भी हम फोटोग्राफी करते हैं उससे कर सकते हैं, या ड्रोन से कर सकते हैं, और भी जो भी कई सारे मेथड्स हैं ये रिमोट सेंसिंग के डेटा लेने के, तो उनसे अपन कर सकते हैं। तो प्री इमरजेंस में मैप बेस्ड सिस्टम चल जाएगा और पोस्ट इमरजेंस में हमारे को रियल टाइम यानी सेंसर बेस्ड सिस्टम ही यूज करना पड़ेगा। ये हमको ध्यान रखना है। फिर इसी तरीके से इरिगेशन, अब वेरिएबल रेट इरिगेशन सिस्टम जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो जहां से पानी आ रहा है, अगर कैनाल है या जो बोरिंग है या वेल है या जो भी सिस्टम है, तो उसके डेटा उसकी क्या कैपेबिलिटी है, एक तो वो नोट करके रखेगा ये। और जो सॉइल कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं अगेन कहूंगा यहाँ पे सेंसर बेस्ड सिस्टम ही ज्यादा काम करेंगे। तो अगर ये रेन फेड क्रॉप है या अभी खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो उसमें क्योंकि मानसून रेंज रेगुलरली या यूनिफॉर्मली आती है और इरिगेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये डेटा कि अगर किसी कारण जैसा अभी हो रहा है, मान लो 10 दिन से या 15 दिन से रेंज नहीं आई है और प्लांट्स की ग्रोथ हैम्पर हो रही है या उसकी विल्टिंग पॉइंट के करीब पहुंच गया है या क्रॉप पूरी डैमेज हो सकती है, तो वैसी स्टेज आने से पहले ये इरिगेशन के लिए रिकमेंडेशन कर देगा। और ये सिस्टम अपने आप, अगर हमने सिस्टम को कमांड दे रखे हैं तो अपने आप से टाइम पे इरिगेशन कर भी देगा। तो ये वेरिएबल रेट इरिगेशन का फायदा ये कि हमें कब जरूरत है ये पहले से ही डिसाइड कर लेगा, ये अपने डेटा के हिसाब से। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पेड़ सूखने की या प्लांट की ग्रोथ पूरी खराब जाए उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिस अलाउज एन इरिगेशन सिस्टम टू ऑटोमेटिकली अप्लाई मोर और लेस वाटर डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर लेवल्स एट स्पेसिफिक एरिया। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो फील्ड्स हैं, अगर एकदम प्लेन लैंड्स नहीं है, स्लोपी है, तो कुछ एरिया में जो लो लाइंग एरिया कह सकते हैं, वहां पे मॉइस्चर कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है, क्योंकि जो रेन वाटर है वो उधर ही ड्रेन होके उधर ही जाता है, जो एक्सेस वाटर है, और वहाँ थोड़ा मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है। जबकि जो थोड़ा सा हायर पॉइंट है या जो रेस्ड पॉइंट है, वहाँ पे मॉइस्चर लेवल जल्दी कम होगा। तो ये उन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट करके कि कहाँ पानी की जरूरत है, आधे खेत में जरूरत है, 1/4 में जरूरत है, या केवल 1/10 में जरूरत है, या पूरे फील्ड में जरूरत है, ये डिसाइड कर लेगा और उसके हिसाब से ही ये अप्लाई करेगा। तो जहाँ ऑटोमेटिकली पानी की कमी नहीं है वहाँ, नहीं तो अगर हम नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे तो वो तो सब जगह बराबर पानी पहुंचाएगा चाहे उसको जरूरत है या नहीं है।
तो इसमें जो मेथड यूज होते हैं इसमें से सेंटर पाइवट इरिगेशन सिस्टम एक इन्होंने उसको नाम दे रखा है, वो ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं कोई एक ही मेथड के लिए, थोड़ा बहुत वेरिएशन हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो फील्ड स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा हमको हमको एआई स्पेशलिस्ट यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्पेशलिस्ट है उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, वो सब आपके लिए कर देंगे। अब ये सब जो वीआरटी या वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी हमने बताई उसका एडवांटेज क्या है? अभी ये बार बार मैं बता ही चुका हूँ, उसमें रिपीटेडली ये यूज कर, वीआरटी रिड्यूसेस द हार्मफुल केमिकल हेर्बिसाइड्स एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स फार्मर्स यूज टू ओनली द बेयर अमाउंट है, जितनी मिनिमम जरूरत है। जैसे हम कहते हैं ना कि आदमी को जैसे विटामिन या प्रोटीन या उसका भी रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही होता है, उससे ज्यादा खाएं तो नुकसान ह्यूमन बॉडी में होता है। इस तरह प्लांट्स को भी अगर केमिकल ज्यादा है, जैसे केमिकल हर्बिसाइड आपने ज्यादा यूज किया तो वो वीड्स को नुकसान करेगा करेगा, साथ में प्लांट उसको भी नुकसान करेगा अगर बहुत ज्यादा है। और नहीं तो जो अल्टीमेट हमारा प्रोडक्शन है जो कंज्यूमेबल है या जिसको हम यूज करने वाले, उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होगा हर्बिसाइड्स का, वो हमें नुकसान करेगा। तो पैसे का नुकसान तो है ही, प्लस हेल्थ हैजार्ड्स ये एक अलग प्रॉब्लम है। इस तरह नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स भी अगर जरूरत से ज्यादा, तो ये जो लैंड्स खराब होने की या जो ऊसर लैंड होने का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो मेनली उसमें पंजाब में काफी देखा जा रहा है, तो अगर आप जरूरत से ज्यादा कटाई ही नहीं करेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज, केमिकल ये करना है, जितना करना है तो कहने में ये चीज लग रहा है, लेकिन एक बड़े फील्ड के लेवल पे ये डिसाइड करना कि कितना यूज होगा और कितना नहीं होगा और उतना ही अप्लाई करना, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, जो कि ये वीआरटी टेक्नोलॉजी अपने बेसिस पे कर लेती है। इसका मतलब ये भी एक फ्यूअर एक्सेस केमिकल्स और टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैसेस आर रिलीज इनटू द इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्रोडक्ट। ये कह रहा है कि अगर हम ये केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल हर्बिसाइड्स और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, गैसेस इफेक्ट, जो वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स जो आ रही है इकोसिस्टम में या जो हमारे एनवायरनमेंट में, तो जो कि क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो सब भी अपने आप कम हो जाएगी। तो ये दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया फार्मर को। चाहे मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट से फार्मर को इतना डायरेक्टली नुकसान नहीं भी होता हो, या इन्वायरमेंट का नुकसान है, तो एक इंडिविजुअल फार्मर मान सकता है कि मुझे उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो नुकसान इनडायरेक्टली हो रहा है उसको भी ये कवर कर लेगा या उसको भी मिनिमाइज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। वीआरटी आल्सो मैक्सिमाइज द यील्ड पोटेंशियल ऑफ फार्मलैंड। जैसा मैंने पहले बताया कि जब ये सीड सोइंग करता है, तो प्लांट पॉपुलेशन क्या रखना है ये भी ये डिसाइड करता है, कि जहाँ लैंड की फर्टिलिटी अच्छी है तो ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन रखेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो फर्टाइल लैंड है उसकी फर्टिलिटी पूरी यूज होगी, और जो उतनी फर्टाइल लैंड नहीं है, तो वहाँ जो हमें रिड्यूस यील्ड या यील्ड देखने को मिलती थी, या जो कम प्रोडक्शन होता था, दोनों ही कम हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ प्रोडक्शन कम होने की संभावना है जिसके भी कारण से, तो वहाँ प्लांट पॉपुलेशन कम है, तो आपको सीड की कॉस्ट कम लगेगी, फर्टिलाइजर की कॉस्ट कम लगेगी, तो वो उस तरह से कंपनसेट कर देगा। और जहाँ लैंड आपकी फर्टाइल है और अगर आप उतना नहीं यूज करें, तो ये ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन रखेगा, तो आपको वहां से प्रोडक्शन मिल जाएगा, तो वो वहां से बैलेंसिंग हो जाएगी, तो जहां चाहिए उतना ही करेगा। अच्छा, एक दूसरा फायदा है कि अगर हमारी जो फार्म लैंड है उससे अगर प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाता है या ऑप्टिमम हो जाता है, तो हमें नए फार्म्स की या नए फील्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए फील्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो फॉरेस्ट है उनको डिफोरेस्टेशन नहीं करना पड़ेगा। यानी नॉर्मली हम जब सॉइल की या लैंड की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को हटा दिया, वहाँ एग्रीकल्चर या हमने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। या जो अपने ये जो ग्रास लैंड्स होती हैं जिसको चरागाह कहते हैं, उनकी जमीन को हम एग्रीकल्चर फील्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं या फार्म्स हैं वही सफिशिएंट अगर प्रोडक्शन दे देंगे, तो ना तो हमें फॉरेस्ट लैंड को यूज करना पड़ेगा और ना हमें एक ग्रास लैंड को यूज करना पड़ेगा। तो ये दूसरा फायदा है कि अननेसेसरी हम फॉरेस्ट और जो ग्रास लैंड्स उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वीआरटी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पासेस इन द फील्ड। जैसा मैंने कहा कि इरिगेशन वाटर का ही है, हमको लग रहा है कि 10 दिन में इरिगेशन करना है, लेकिन वो सेंसर बता रहा है कि 15 दिन में करना है। तो हम पूरी क्रॉप जब ग्रो कर रहे हैं तो उसमें अगर पहले हमारे को 7 या 6 इरिगेशन देनी पड़ती थी, वहां हमको 5 या 4 ही देनी पड़ेगी। तो कितना पानी की सेविंग है, वो पानी हम कहाँ यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में
2 या 3 बार हम कभी टॉप ड्रेसिंग कर रहे थे, कभी अपन फर्टिगेशन इरिगेशन वाटर के थ्रो कर रहे थे, जैसी जरूरत कर रहे थे तो उसमें भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह वीडीसाइड वगैरह में कि अगर इस बार वीड्स की ग्रोथ कम है तो हम वीडीसाइड या हर्बिसाइड यूज ही नहीं करें या कम यूज करें। तो अब क्या है कि अगर हम कम वाटर लिफ्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो भी बचेगा। अगर हम डीजल पंप से या उससे हम अगर इरिगेशन कर रहे हैं तो डीजल बचेगा। अगर हम ट्रैक्टर से ये स्प्रेइंग या डस्टिंग कर रहे हैं तो ट्रैक्टर का फ्यूल बचेगा। यानी इससे फायदा ही फायदा है वीआरटी टेक्नोलॉजी से। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक्यूरेट डेटा इज क्रूशियल टू सक्सेसफुली यूटिलाइजिंग। जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये एग्रोनॉमिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म बनाना पड़ता है, उसके बेसिस पे ये रियल टाइम में फील्ड में अप्लाई करता है। अगर हमने वो डेटा प्रॉपर नहीं दिया तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी इसके फिर इफेक्ट्स होंगे ही नहीं। जैसा हमने एग्रोनॉमिस्ट ने रिकमेंड कर दिया कि वहाँ 5 इरिगेशन की जरूरत है या 5 बार पानी पिलाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में उसने गलत कर दिया, उसको 5 की जगह उसने 6 या 7 कर दिया या 4 कर दिया। उसकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई या डेटा उसने सही नहीं दिया या सॉइल हेल्थ के बारे में उसके पास सही एनालिसिस नहीं था। तो उस केस में ये मशीन फिर कुछ भी नहीं कर पाएगी, ये अपने तरफ से करेगी और फिर प्रोडक्शन बढ़ने की तो कोई चांस नहीं। लेकिन जैसा सब सिस्टम्स में होता है, कोई भी सिस्टम कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आता है। इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, टाइम बचाता है, लैंड बचाता है, लैंड की फर्टिलिटी को बचाता है, कॉस्ट बचाता है, फ्यूल बचाता है, वाटर बचाता है। ये इतने सब फायदे कर सकता है अगर हम उसको सही डेटा दें तो सही डेटा देना ये हमारा काम है, चाहे वो थ्रू सेंसर दें या थ्रू मैप दें। द वीआरएल विल नॉट वर्क एट ऑप्टिमम लेवल्स एंड मे इवन बी हार्मफुल टू क्रॉप प्रोडक्शन, अप्लाइंग मोर वाटर वेयर इट इजंट नीडेड और टू मच फर्टिलाइजर फॉर इंस्टेंस। यानी ये जो यही कह रहा है कि जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ पानी सप्लाई कर दिया, या जहाँ जरूरत है वहाँ पानी नहीं सप्लाई किया, या जहाँ फर्टिलाइजर की जरूरत है वहाँ नहीं सप्लाई किया, जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ सप्लाई कर दिया। ये सब डिपेंड करेगा, ये इंफॉर्मेशन हमको देनी है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो एक्चुअल इंटेलिजेंस है, हम अपने दिमाग से डिसीजन ले सकते हैं, हमें पहले से प्लान करने की या पहले से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन सब मशीनों को पहले से प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ती है। एक बार प्रोग्राम करने के बाद सबसे बड़ी बात है प्रोग्राम सही किया या नहीं किया। अगर प्रोग्राम सही किया है, एक्सेलेंट रिजल्ट्स, और अगर प्रोग्राम के लेवल पे कुछ गलती हो गई तो फिर ये नुकसान भी बहुत करेगा। तो ये वो सब था जो मैं कहना चाहता था आपको वीआरटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, और थोड़ा सा मैंने आपको मैकेनाइजेशन के बारे में भी बताया। Yes. अब आप ओपन है, कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या कुछ कोई चीज रिपीट करनी हो या ऐसा बता सकते हैं आप। So you're done with the presentation, sir? हाँ, नियरली। Okay, sir. Thank you, sir, for enlightening us a lot about farm power and machinery. You have shown us the journey of agriculture from traditional technologies to the modern ones. Thank you, sir. Right from irrigation to weed control and till fertilizer application in precise, you have excellently presented very well, sir. Thank you very much. Now this session is open for discussion. I request all the participants to put up their questions in the chat box. Or you can ask directly also. So there is one question from Dilip Joshi. Okay. Is it possible to apply VRT in Indian agriculture as the land holding is small? Actually, land holding is not a problem here. अभी आपने सुना होगा कि ड्रोन्स हम अप्लाई करने लग गए हैं सर, इसके लिए स्प्रेइंग के लिए, Sir, और it's गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रही है कि ड्रोन्स हम South India. स्प्रेइंग के लिए यूज करें। कर रहे हैं ना, आपके उधर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके ऊपर काफी एम्फेसिस है कि जो Sir, ड्रोन्स हैं, ड्रोन से एग्रीकल्चर सर्वेइंग इस पे, और फिर उसके बेस पे
स्प्रेइंग, ये करने का काम चल रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। तो उसमें अब आप देखेंगे कि जो नॉर्मली जो ड्रोन है वो 10 मिनट या 15 मिनट में एक रिफिल चाहता है, तो उतने टाइम में वो 1 हेक्टेयर करता है, तो छोटे फार्म होल्डिंग में कर सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये एक्चुअल में उसी तरीके से है कि जैसे हमारी कार है, हम उसको 10 किलोमीटर के लिए प्लान करके चलाएं या 100 किलोमीटर के लिए प्लान करके चलाएं, डेटा सब। अब थोड़ा सा वो कॉस्ट वाला इश्यू आता है, वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गवर्नमेंट के सपोर्ट से कम हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। Any other questions, participants? Participants, if you have any questions, please. So there's one more question. Okay, tell me. Question is from Bhushan Sawant. Sir, this Okay. is great innovative machine, but will it create unemployment as most of hiring daily wage workers? Sir, request you to answer this in English as most of the people are from South India. Okay. I thought since you are from Haryana, Hindi will be more convenient anyway. No issue, sir. You can answer in Hindi also. Anyway, as far as this labor problem or labor related issues is required, initially when computer was introduced in Indian business or Indian house or Indian industry, it was said that it will reduce the employment or it will create unemployment. But nowadays, you see so many works related to this computer operator, computer repair person, computer manufacturer, computer facility provider. So jobs has been shifted from other jobs to computer, but unemployment is not created. You are living in some city now, you might be using Zomato, Swiggy, Amazon, JioMart. You are using that now? Yes, sir. Please answer. You are using one of these facilities now? Yes, sir. Yes, sir. Zomato, Swiggy, or this Ola, Uber, or yeah, Amazon or Flipkart, or you are using this now? Yes, sir. Yes, sir. So for Zomato or Swiggy, delivery man is required now. Yes, sir. So job has been shifted. Employment has been shifted, but not destroyed, you can say. So same is the case with these machines. And you are very well aware, so since you are from agriculture field, that amount of labor required in Indian agriculture is much more human based as compared to other countries, and that is one of the reasons that we are having low productivity or timeliness of operation, problems related to timeliness of operation. As this weather and climatic conditions are changing fast, so timeliness of operation is one of the most important factors. So can we think of 100 or 1000 workers harvesting a crop in a 1000 hectare field? That will be very difficult to manage, na? One or two combine harvester will do that work in time. Otherwise, all crop which is standing in the field, some rains may come, some high temperature may come, temperature is very high, and some instances of catching fire may happen. So different climatic factors which affect the production, they will be reduced by applying or using this type of machines. Okay. So I the think next you got your answer. If anything else, you can also continue. Yes, sir. Yes, sir. I understood, sir. Thank you, sir. Okay, any more? So the next question is, what are all the uses to farmers by adopting variable rate weed control? Actually, when you have gone through these slides, I will like to share these slides or send this to Mr. Sunil and you Yes. can supply it to all the fellow.
Yes, sir. Sure. Variable rate just ensures that what is the amount needed for that particular crop plant or for that particular area or for that particular field that is being supplied. So what is problem then? उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्लीज टेल मी. Are they sure? Question to sir. You got the answer? Are they sure? Hope you have got your answer. If not, you can please post up your question or ask the question directly to sir. Yes. Any other questions, participants? This is a new field. I suppose that some more questions must be coming. Any other? Relatively new field in India. Recently, you might have seen a machine in somewhere in Germany that kills individual weed plant. Individual weed plant. Can you imagine the accuracy of that machine? Individual wheat plant is being destroyed by that machine. That much precise machine is there. Individual. What might be cost, sir? The cost is very high. We cannot afford at this time. When these tractors and diesel engines were introduced, they were also very costly. But as the production increases, the cost of these implements go very down. Computers 20 years ago were very costly, 20 or 30 years. Now it is easily available. Same will happen here also. When the production of a particular machine increases, the cost goes down. Yes. Thank you, sir. So the next question is precision agriculture successful in hilly areas? It is successful in every area. The basic question is, or the basic requirement is, that prescription that agronomist is supposed to prepare is to be very specific. अगर वो सही बनाएगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको. Okay. So this was all about discussion session. So yes, I think we have no any further questions. So sir, on behalf of Team Sahas and all the participants, I extend my heartfelt thanks for sparing your valuable time and putting forth your beautiful presentation to us, sir. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. I really enjoyed this, and I will share. I will tell Mr. Sunil to just share my number to all the participants. If they have any query today or some 5 days later or any other time, they can directly contact me. Okay, Sure. thank you It so is much, open sir. to all. You can call me anytime because we are in the field of agriculture and we need to help each other. I learned by you by working with you. So that is open to you, not today, for all the future time. Okay. Thank you so much, sir, for sharing your valuable information. Thank you. Okay, thanks. Thanks to all. Okay. Thank you, sir. Thank you so much Okay, for thanks. sparing your time from the busy schedule. So once again, I am repeating, any query, any time, now onwards, you can directly come to me. Mr. Sunil will send you my WhatsApp number if you need that. Yes, sir. Okay? Sure, sir. Thank you, Sure. sir. Or Sure, sir. Thank you, sir. I wish that all of you in someday come to Udaipur. It's a very beautiful city. Visit Okay. someday. Surely, sir. Sure. Okay. Sure, sir. Sure. Okay. Thank you, Thanks sir. all. Thanks all. Thanks.